Hello students, welcome to my channel Biohealth Academy. We have done monohybrid cross. Now we will continue some more topics related with this monohybrid cross. Now, so we have Punnett square. We had drawn the Punnett square. Who gave this Punnett square? So this is R.C. Punnett. Yeah, so this is the scientist name who gave this. And what is that you have seen that checkerboard? Yeah, so now how we will define it? Graphical representation. So to calculate probability. So ये जो word है probability का जो मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो रेशियोज लिखी थी उसमें 1/4, 2/4, 1/4 लिखा था। तो वहाँ मैंने बताया था कि ये प्रोबेबिलिटीज हैं कि आपके कितने भी नंबर ऑफ सीड्स आएंगे जो यंग वंस आएंगे तो उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि जैसे आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, तो उसको उसका एक हेड है और एक टेल है। ये बच्चे खेलते हैं जैसे, तो कि हेड मांगा कि टेल मांगा। तो अगर हम उसको उछालते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। 50-50 चांसेस होते हैं एवरी टाइम, ठीक है। हर टाइम 50% चांसेस रहते हैं कि हेड आएगा, 50% चांसेस रहते हैं कि टेल आएगी। तो इस तरह से अब मान लो 10 बार हम उछालते हैं तो हो सकता है कि 9 बार जो है वो हेड आए और एक बार जो है टेल आए। सो 9 टाइम्स जो है वो टेल आए और मतलब किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो जो प्रोबेबिलिटीज हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप्स, ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द प्रोजेनी दैट इज ऑफ स्प्रिंग्स इन एनी जेनेटिक क्रॉस, कोई भी जो ब्रीडिंग क्रॉस है तो उसमें जो भी पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स के हो सकते हैं तो उनको कैलकुलेट, उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो इस तरह से हम लोग चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो एक तरफ एक पेरेंट के गैमीट्स लिखते हैं और दूसरी तरफ हम दूसरे के गैमीट्स लिखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर। अब आ गए हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस पे, ठीक है। अगला तो ये भी हम लोगों ने जब टर्मिनोलॉजी की थी तो मैंने कहा था कि कुछ डेफिनेशंस आगे हम चैप्टर में करेंगे। तो अब क्योंकि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लिया तो आपको ये समझ आ जाएगा रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। तो पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तो उससे आपको फिर ये डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग। तो देखो पहले ओरिजिनल क्रॉस एक लेते हैं हम लोग। तो ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। मान लो वैसे हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें मेल फीमेल नहीं लिखे थे, तो कोई भी मतलब मेल हो सकता है, कोई भी फीमेल ले सकते हैं, रिजल्ट सेम आने हैं। तो मान लो चलो ये टॉल है और इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है और ये फीमेल है, डवाफ है और स्मॉल टी है। तो इसका आप अगर क्रॉस बनाओ जैसे कल हम मतलब हमने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बनाया था, तो उसमें F1 आई टॉल एंड जब सेल्फिंग की तो F2 में टॉल एंड डवाफ 3:1 की रेशो में आए। अब हमने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल क्रॉस जो है उसमें क्या किया। ये डवाफ है, ठीक है, और ये टॉल है। मतलब जो मेल पेरेंट था पहले टॉल था, अब वो डवाफ है। मतलब सेम पेरेंट इज नाउ is having the different sex now, different trait, different trait. Dwarf, ये जो फीमेल है वो टॉल है। तो स्मॉल टी कैपिटल टी जीनोटाइप्स हैं। तो अभी भी जो F1 आएगी वो टॉल ही आएगी, चाहे यहाँ पे ये टॉल कैरेक्टर फीमेल के बीच में है। तो इसका मतलब सेक्स का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। ईदर ऑफ एनी मतलब सेक्स, कुछ भी आप ट्रेट जो है किसी भी सेक्स में हो तो F1 जो है वो सेम आनी है। एंड देन F2 सेल्फिंग के बाद वही फिर टॉल एंड डवार्फ इन द 3:1 रेशो। तो इसलिए इसको हम ओरिजिनल क्रॉस और ये हमने जो चेंज करके लिया इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रिजल्ट्स विल बी सेम इन द F1 एंड F2 जनरेशंस। तो अब क्रॉस क्या बना, डेफिनेशन क्या बना, द क्रॉस इन विच, मतलब दिस क्रॉस वी विल डिफाइन नाउ। द क्रॉस इन विच सेम जीनोटाइप और ट्रेट, सेम जीनोटाइप, ठीक है, ट्रेट, ठीक है। जैसे टॉल है हम लेते हैं तो ये जीनोटाइप है इसका। एक को इसको ले लेते हैं हम लोग कि सेम जीनोटाइप और द ट्रेट इज कैरिड बाय डिफरेंट सेक्स ऑफ द पेरेंट नाउ। पहले ये मेल के पास था, अब फीमेल के पास है, ठीक है ना। तो द क्रॉस इन विच द सेम जीनोटाइप और द ट्रेट, जो भी ट्रेट आप लेना चाहते हो, इज कैरिड बाय डिफरेंट सेक्स ऑफ द पेरेंट्स देन दैट ऑफ द ओरिजिनल क्रॉस, मतलब जो ओरिजिनल में था उससे ऑपोजिट नाउ। इज कॉल्ड एज अ रेसिप्रोकल क्रॉस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा बैक क्रॉस, ठीक है। क्या होता है बैक क्रॉस जो है कि ये देखो आप कि हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 इंडिविजुअल आता है वो हाइब्रिड है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हम लोग बोलते हैं उसको,
ठीक है। और जो हमने एग्जांपल ली थी टॉल एंड डवार्फ वाली, तो उसमें F1 जो आया था वो टॉल आया था। ठीक है, तो वो जो F1 हाइब्रिड है वो टॉल है, और उसका जीनोटाइप हमने लिखा था कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, क्योंकि हमने वो वहाँ पे जीनोटाइप्स लिए थे तो इसलिए हमने वो नॉन है तो लिख लिया। तो अब अगर हम इस F1 हाइब्रिड को उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं, प्योर टॉल एंड प्योर डवार्फ हमने लिए थे जब स्टार्टिंग की थी, हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की एग्जाम्पल जो ली थी हमने, तो उसमें स्टार्टिंग में हमने प्योर टॉल एंड प्योर डवार्फ लिए थे। तो उनमें से दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ अगर आप F1 इंडिविजुअल की क्रॉसिंग करते हो, मतलब ब्रीडिंग करवाते हो, तो होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट भी हो सकता है एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट भी हो सकता है। किसी के साथ भी आप उसकी ब्रीडिंग करवाते हो, मतलब इसको बैक जाना कह देते हैं कि हम पीछे गए, मतलब पेरेंट्स तक गए, F1 आ गया तो उसको पीछे लेके गए, तो दैट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। ए क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद एनी ऑफ द टू पेरेंट्स इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। हाउ सिंपल इट इज, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, बैक क्रॉस बोलते हैं। तो अब इसमें ये देखो कि ये टॉल आ गया और ये प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है, प्योर टॉल, तो उसका जीनोटाइप आपको याद होगा कैपिटल टी कैपिटल टी। तो इसके गैमीट्स बन गए, सो कैपिटल टी दोनों सेपरेट। आपको मालूम है कि गैमीट्स, ये आदत बना लेनी है अपनी कि भाई अब सर्कल करना है इनको। तो इसके जो गैमीट्स बने हैं वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बने, दो तरह के। तो अब ये हमारा वही पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड आ गया। तो इसमें F2 जनरेशन अब आएगी, क्योंकि F1 तो था ही, ये उसको क्रॉस किया तो अब F2 आएगी। तो एक तरफ के गैमीट्स जो है यहाँ पे लिख दिए हमने ये दोनों, और ये दोनों इधर लिख दिए। तो नाउ अगर क्रॉस करें तो क्या आएगा, कैपिटल टी दैट इज टॉल, कैपिटल टी अगेन टॉल। सो यहाँ पे कैपिटल टी इधर से आ गई, स्मॉल टी इधर से आ गई, इवन देन वन डोमिनेंट जीन तो है ही है तो टॉल। सो यहाँ से कैपिटल टी आ गई, यहाँ से स्मॉल टी आ गई, अगेन टॉल। तो मतलब आप देख रहे हो कि जितने भी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर ऑल टॉल। तो रेशो जो आएगी F2 की वो 100% टॉल है। ठीक है, मतलब फिनोटिपिक जो रेशो है वो 100% टॉल है। तो इसमें तो हमने फिनोटिपिक की मेनली लेनी है। तो अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट पे देखते हैं। तो डवार्फ स्मॉल टी है, तो ये तो सेम ही है टॉल, सो कैपिटल टी स्मॉल टी, दो गैमीट्स बन गए और इसके सेम बने स्मॉल टी। आप इसको एक बार भी लिख सकते हो, जो सेम होता है उसको एक भी ले सकते हैं हम लोग। तो पर चलो यहाँ पे भी सेम एक बार ही लिख सकते हैं, पर चलो हमने दो लिख दिए। स्मॉल टी इधर ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे ले लिया। तो अब क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, सो टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। पर अब क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी डवार्फ। तो नाउ फिनोटिपिक रेशो क्या आई, सो टॉल एंड डवार्फ दोनों प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, डवार्फ भी आया। सो कितने हैं, 50% टॉल है, मतलब ये अगर चेकर बोर्ड में देखें तो दो जो है वो 2 आर टॉल एंड 2 आर डवार्फ। तो दैट मीन्स 1:1 की रेशो आ गई। तो इसका मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे 100 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं तो 50% विल बी टॉल एंड 50% विल बी सो डवार्फ। देखो कोई भी जो मान लो कि सीड्स जो जैसे इसके पी प्लांट के आएंगे, तो अगर हम रेशोज लें, मतलब ये सीड्स को कैलकुलेट करें, ये एक +2 में हमारे प्रैक्टिकल भी है, तो अगर हम उनको काउंट करें तो ऐसा नहीं मतलब होगा कि बिल्कुल ही 100 में से 50 जो है वो टॉल होंगे और 50 ही डवार्फ होंगे, थोड़ी बहुत अप्रोचिंग, मान लो 52 जो है वो टॉल हो गए और उधर से 48 डवार्फ हो गए। तो इस तरह से हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है। तो पर ये है कि अप्रोक्सीमेट जो रेशो है वो 1:1 की आ गई। तो अब आपने ये जो है दोनों जो प्रोसेस देख लिए, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ और होमोजाइगस है, तो इनको कहते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, ये जो क्रॉस है इसका एक और नाम भी है। ठीक है, वो है टेस्ट क्रॉस, सिर्फ इसका। ठीक है, ओनली दिस वन। सो ये जो है इसका टेस्ट क्रॉस भी नाम है, वो भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पर ये है कि इसको मैं इसीलिए ऐसे हम लोग रखेंगे, इसको दोबारा करेंगे। तो टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं। अब बैक क्रॉस के फायदे क्या हैं, ठीक है, यूजेस क्या हैं, ठीक है, मैं जस्ट बोलूंगी। ठीक है, सो आप लोग नोट कर सकते हैं यूजेस क्या है इसके बैक क्रॉस के। ऐसे होता है कि अगर जो है एक एग्रीकल्चरिस्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है उसको इसका बहुत फायदा होता है। और फिर आपको याद होगा मेंडल में ने भी तो अपने जो प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स बनाए थे तो वो बैक क्रॉस कर करके ही बनाए थे। ठीक है, सो सेल्फ ब्रीडिंग से बनाए थे, तो बैक क्रॉस भी उसमें यूजफुल था। तो यूजेस में अब
कि अगर मान लो कि एक हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो अपने किसी F1 हाइब्रिड को या अपने इंडिविजुअल को मतलब कोई भी जो प्लांट है उसको किसी वाइल्ड वैरायटी, वाइल्ड मतलब कि जो अपने आप उगती हैं वैरायटीज, ठीक है, जैसे हमारी वीट है अब, तो हम लोग जो कल्टीवेट करते हैं तो ये ऐसे ही नहीं आई है कि आज हम उसको कल्टीवेट करते हैं, ये वंस इट वाज ए वाइल्ड वैरायटी, मतलब अपने आप उगने वाली वैरायटी थी। तो जो मतलब आज से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पीछे जाए हम लोग तो जो अर्ली मैन था उसने उनको जंगलों में से कलेक्ट किया था, ठीक है। तो वो जो वाइल्ड वैरायटी है उसके सीड्स आज भी यूनिवर्सिटीज में सीड बैंक में रखे जाते हैं, ठीक है। सो दे आर अवेलेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें जंगलों में ही जाना पड़ेगा उसको कलेक्ट करने के लिए, तो दे आर ऑलवेज अवेलेबल विद द साइंटिस्ट। तो उसके साथ अगर वो वाइल्ड वैरायटी के साथ क्रॉस करता है, तो क्यों क्रॉस करते हैं, क्योंकि वाइल्ड वैरायटी में अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है अपने इन्वायरमेंट में, जो प्लांट अपने आप ही उग जाता है तो सोचो वो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होता है, तो या फिर उसमें डिजीज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट दो प्लांट सेलेक्ट करता है और एक वाइल्ड वैरायटी सेलेक्ट करता है इसलिए कि उसमें से वो डिजीज रेजिस्टेंस को लाना चाह रहा है, ठीक है, अपनी अगली जनरेशन में उसमें प्लांट्स में। अब क्या हुआ, एक करेक्टर तो उसमें अच्छा है डिजीज रेजिस्टेंस वाइल्ड वाले में, पर बाकी जो करेक्टर्स हैं वो अच्छे नहीं है, ठीक है, तो दे आर नॉट सो गुड। और जो उसकी कल्टीवेटेड वैरायटी है उसमें अच्छे हैं काफ़ी करेक्टर्स। तो अब जब उनका हाइब्रिड बनेगा तो उसमें ऐसा होगा कि जो उसकी कल्टीवेटेड वैरायटी है उसके कुछ करेक्टर्स जो अच्छे वाले थे वो गायब हो जाएंगे, ठीक है, वो डिल्यूट हो जाएंगे, मतलब उसको डिल्यूट कहते हैं हम लोग, या गायब हो जाएंगे। डिजीज रेजिस्टेंस तो जरूर आ गया उधर से, ठीक है, पर साथ में कुछ ऐसे भी करेक्टर्स आ गए जो इतने बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है। तो अब वो क्या करे, ठीक है, सो अब कैसे करे कि डिजीज रेजिस्टेंस तो आ चुका है, चलो ठीक है, तो अब जो पेरेंट्स जो अच्छे करेक्टर्स आए हुए थे वो खत्म हो गए हैं कुछ करेक्टर्स, उनको कैसे वापस लाए, तो बाय डूइंग बैक क्रॉस, ठीक है। तो इस तरह से वो दोनों में से कोई भी क्रॉस कर सकता है। तो बार बार रिपीटेडली बार बार मतलब जो भी इंडिविजुअल आया उसको फिर पेरेंट के साथ, फिर आया उसको फिर पेरेंट के साथ, तो बार बार वो जब बैक क्रॉस करेगा तो दोनों में से किसी पेरेंट के, तो जो अच्छे करेक्टर्स थे उसकी कल्टीवेटेड वैरायटी में वो दोबारा आ जाएंगे, और जो वाइल्ड वैरायटी का जो डिजीज रेजिस्टेंस था वो भी रहेगा। तो इस तरह से उसकी जो वैरायटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, एक नई वैरायटी जो है प्लांट की बन जाएगी। तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ द बैक क्रॉस टू द हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो अब हम लोग आते हैं इस पे, दैट इज टू द टेस्ट क्रॉस। अब सो टेस्ट क्रॉस जो है वो क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, देखो अगर हम टॉल प्लांट को डवार्फ से क्रॉस किया था, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने प्योर टॉल को, सो प्योर डवार्फ से क्रॉस किया था, ठीक है, तो मैं अभी जीनोटाइप नहीं लिख रही हूँ, तो F1 जो आए थे इंडिविजुअल्स वो टॉल आए थे, ठीक है, दैट इज कि मेंडल ने ये हमेशा कहा है कि जो F1 इंडिविजुअल होता है सो दैट ऑलवेज रिजेंबल्स विद द सो डोमिनेंट पेरेंट, ये डोमिनेंट पेरेंट है और ये रिसेसिव पेरेंट है। तो जितने भी उसने 7 कैरेक्टर्स के क्रॉसेस लिए उनमें सभी में यही रिजल्ट आया कि जो F1 है दैट रिजेंबल्स विद द डोमिनेंट पेरेंट 100%, बिल्कुल कोई डवाफ नहीं इसमें आएगा। तो जीन जो डवाफनेस की है दैट रिमेन्स हिडन, मतलब स्प्रेसिव रहती है, रिसेसिव जिसको हमने बोला था, तो वो डोमिनेट नहीं करती है। तो अब ये टॉल है, कल मैंने हाइट बताई थी आपको कि भी इसमें जो है इट इज़ 100 to 200 सेंटीमीटर्स है हाइट, ठीक है, और सो इसकी भी सेम है, ठीक है, सो 100 to 200 सेंटीमीटर्स हाइट है, ठीक है, तो सेम है बिल्कुल, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो इसका अब जीनोटाइप नहीं मालूम है हमें, ठीक है, ये जो टॉल है कि वेदर इट इज़ प्योर टॉल और इट इज़ हाइब्रिड टॉल, ठीक है, ये क्या है। जब हम जीनोटाइप्स लिखे थे उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो तब तो हमने कैपिटल टी ऐसे लिख दिया था, तो पता चल गया कि यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है। पर मानो कि सिर्फ टॉल एंड डवार्फ को क्रॉस किया, हमें कोई जीनोटाइप्स नहीं मालूम है, जैसे मेंडल को नहीं पता थे, तो टॉल आए, तो ये क्वेश्चन आता है कि वेदर इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट और इट इज हेट्रोजाइगस, ठीक है, क्या है, मतलब ये दोनों में से इसका जीनोटाइप कौन सा है, तो ये नहीं मालूम है हमें। तो जीनोटाइप फाइंड आउट करना है हमें, तो जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे,
ठीक है। सो वी विल डू दिस क्रॉस, ठीक है। सो ये वाला क्रॉस करेंगे। सो दैट इज बैक क्रॉस की जो एक टाइप है, सो दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। F1 हाइब्रिड। तो इसका जब क्रॉस करवाएंगे तो अब देखो एक ऑप्शन तो ये हो गई कि अगर इसका जीनोटाइप ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फिर ये 1:1 की रेशो आ जाएगी जो ऑलरेडी हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। तो अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ, ठीक है, अगर सो ये होमोजाइगस है, सो इफ इट इज, मैं थोड़ा सा इसको जगह बनाने के लिए थोड़ा सा इसको कर देती हूँ, मिटा देती हूँ। तो अगर ये F1 जो हाइब्रिड है, F1 इंडिविजुअल, रादर वी शुड राइट F1 इंडिविजुअल, हाइब्रिड लिख देंगे तो फिर तो इसका मतलब पता ही है हमें। सो इट इज इंडिविजुअल, तो उसको हमने अब होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस किया है, ठीक है। होमोजाइगस सो रिसेसिव, ठीक है। पेरेंट, ये पेरेंट है जिसके साथ हमने क्रॉस करना है, मतलब ये बैक क्रॉस तो है ही है, पर इसमें होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही करना है, अब डोमिनेंट के साथ नहीं करना हमें क्रॉस इसको। तो अगर ये टॉल है और इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, इसका तो हमें पता ही होता है कि ये डवाफ है, और सो इट इज स्मॉल टी डवाफ इज ऑलवेज स्मॉल टी। तो अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, ये है, तो इसमें जो गैमीट्स बनेंगे अब, ठीक है, वो क्या बनेंगे? सो इट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और इसमें क्या बनेंगे? स्मॉल टी, ठीक है। और अगर हम अब क्योंकि सेम है तो ये भी सेम है, चेकर बोर्ड बनाए चाहे ना बनाए, तो इसको इधर में से एक ले लेते हैं, एक इधर से ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी इधर से आ गई, स्मॉल टी इधर से आ गई, ठीक है। तो जिस भी मर्जी को क्रॉस कर लो, इसको करेंगे इसके साथ तब भी यही आएगा, सो इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तब भी यही आएगा, तो किसी के साथ भी आप क्रॉस करोगे तो क्या आएंगे? टॉल, है ना। सो इट इज टॉल, ठीक है। तो इसका मतलब 100% टॉल, 100% जो है F2 जो है सो वो टॉल आएगी। तो अब F2 जनरेशन जो है उसी से हमें पता चलेगा कि जो F1 इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप क्या है। तो क्या है, दो हमारे पास ही ऑप्शंस आ गई हैं कि हमने इसका F1 इंडिविजुअल को देखा कि ये अगर होमोजाइगस है तो 100% टॉल आएंगे F2 में, और अगर ये हेटरोजाइगस है तो टॉल एंड डवार्फ विल बी इन द 1:1 रेशो, 50-50 आएंगे, 1:1 की रेशो मतलब 50-50 आएंगे, 50% टॉल 50% डवार्फ। तो हमें पता चल गया कि F1 इंडिविजुअल में जो है हेट्रोजाइगस है, तो अगर मतलब ये रेशो जो है 1:1 की आती है तो वो हेट्रोजाइगस है, 100% टॉल आते हैं तो वो होमोजाइगस है। तो वी हैव फाउंड द जीनोटाइप ऑफ F1 इंडिविजुअल। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो इसमें अब सो डेफिनेशन, ठीक है, सो क्या बन जाएगी? सो डेफिनेशन, द क्रॉस between F1 इंडिविजुअल जिसमें क्या है? विद डोमिनेंट ट्रेट, जिसमें, क्योंकि कंफ्यूजन तो उसी में ही है जिसमें डोमिनेंट है, जिसमें रिसेसिव ट्रेट है उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो जीनोटाइप का डोमिनेंट ट्रेट वाले का है कि वो या तो होमोजाइगस हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है। तो इंडिविजुअल विद द डोमिनेंट ट्रेट between F1 individual with dominant trait with, यहाँ पे having कर देते हैं, having, so dominant trait, so with homozygous recessive parent, homozygous recessive parent is called as टेस्ट क्रॉस। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करना है और जिसका डोमिनेंट ट्रेट हो, जिसका हमें पता नहीं है जीनोटाइप क्या है, तो उसको हम कहते हैं। तो 1:1 की रेशो आए तो हेट्रोजाइगस है, 100% टॉल आए मतलब 100% डोमिनेंट ट्रेट ही आए तो वो सो होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब इस टेस्ट क्रॉस का फायदा साथ ही हो गया, ठीक है, कि ये जीनोटाइप फाइंड आउट करने में मदद करता है कि जो भी F1 हाइब्रिड्स आते हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं, उनका जीनोटाइप हमें नहीं पता होता तो F2 जनरेशन से पता चल जाता। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ दिस
टेस्ट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लिया हम लोगों ने, बैक क्रॉस आपको पता चल गया, रेसिप्रोकल क्रॉस पता चल गया, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, एवरीथिंग। तो अब हम पहुंच गए कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फाइंडिंग्स क्या है। Okay, so what are the findings of Mendel's so experiment that is monohybrid cross। अभी हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस करना है, मतलब मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें डाईहाइब्रिड रहता है अभी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फाइंडिंग्स क्या है। तो सबसे पहले ही प्रपोज्ड दैट समथिंग so was stably passed down unchanged from parents to offspring through many generations, successive generations। कि यही तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था उसने किया क्यों, यही फाइंड आउट करने के लिए किया था कि व्हाट इज हु इज कैरिंग द कैरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर, मतलब वो कौन सी चीज़ है जो कैरेक्टर्स को लेके जाती है। क्योंकि मेंडल से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी कि कौन सी चीज़ जो लेके जाती है, वो उस टाइम की बड़ी फेमस थ्योरीज रही हैं। आज हम उन थ्योरीज को फेलियर मानते हैं, उनके ऊपर हम लोग हंसते भी हैं कि भी ऐसे भी सोचते थे साइंटिस्ट, पर वो उस टाइम की जो नॉलेज अवेलेबल थी उसके हिसाब से वो थी। जैसे पाइथागोरस थे, उन्होंने कहा था कि वेपर थ्योरी दी थी कि मेल एंड फीमेल से वेपर्स जो हैं वो फीमेल की वॉर्म में चले जाते हैं, यूट्रस में चले जाते हैं, एंड देन इट इज द यंग वन इज बॉर्न, ठीक है, और ब्लेंडिंग हो जाती है मतलब करेक्टर्स की, ठीक है। तो अरिस्टोटल जो हमारे फादर ऑफ साइंस हैं, तो उन्होंने जो कहा था कि मेल का जो सीमन है वो हाईली प्यूरिफाइड ब्लड है, और फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है तो वो थोड़ा इम्प्योर है। पर जब दोनों मिलते हैं तो इन द फीमेल्स बॉडी, तो देन ए न्यू यंग वन इज फॉर्म्ड, पर विद ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स, मतलब जो भी करेक्टर आते हैं वो ब्लेंडिंग होती है। तो इस तरह से डार्विन भी थे, देन वीजमैन थे जिन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी। तो ये जितने भी साइंटिस्ट थे मेंडल से पहले, उन्होंने सारे साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ब्लेंडिंग होती है, और सबने अलग अलग अपने पॉइंट्स दिए थे। तो मेंडल के दिमाग में भी ये था कि हु कैरीज कैरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर। तो उसने अब ये कहा कि कुछ तो है, समथिंग इज देयर, ठीक है, समथिंग है, सो विच इज स्टेबली पास, मतलब मिस नहीं होता, वो आगे आगे जाती है वो चीज़, चाहे वो एक्सप्रेस करे अपने आप को चाहे ना करे। सो डाउन अनचेंज्ड, और उसमें कोई अनचेंज जब उन्होंने वर्ड यूज़ किया तो दैट मीन्स है कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, वो हिडन रह सकती है जीन, पर वो एज सच आगे डिस्क्रीट रहेगी, मतलब सेपरेट रहेगी, वो अगली जनरेशन में चली जाएगी, पर ब्लेंड नहीं होगी, कोई मतलब दोनों जीन्स मिलकर कोई नई जीन नहीं बनाएंगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक तो ये समथिंग वर्ड, सो एंड स्टेबली पास्ड डाउन, मतलब गायब नहीं होती है, स्टेबल रहती है, हिडन में भी वो अनचेंज्ड रहती है, एंड देन पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द सक्सेसिव जनरेशंस। अगला है पॉइंट के उन्होंने ये समथिंग जो था उसको यूनिट फैक्टर्स बोला, ये हम लोग कर चुके हैं। यूनिट फैक्टर्स जिनको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, आज हम इनको जीन्स बोलते हैं, जॉनसन ने हमें टर्म जो है जीन दी है। तो उसके बाद फैक्टर्स जो हैं ये उन्होंने कहा कि दे कंटेन इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट, जैसे टॉल करेक्टर प्रोड्यूस करना, डवार्फ प्रोड्यूस करना, तो उस करेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए इंफॉर्मेशन है। तो आज की अगर लैंग्वेज में हम लोग बोलें तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जो आप लोगों ने पहले 10th में भी किए हुए हैं थोड़े से, तो न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स जो वो मिलके उसमें कोडिंग करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन होती है। तो उस टाइम उनको डीएनए के बारे में पता नहीं था, जीन्स क्रोमोसोम ये कुछ भी नहीं पता था, तो उन्होंने ये कहा कि देयर इज समथिंग, मतलब इन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड टू फॉर्म ए पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। तो देन इन द ऑर्गेनिज्म, देन सो ए पेयर ऑफ फैक्टर्स कंट्रोलिंग द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कॉल्ड एज अलील्स। देखो जब हम एक ऐसे लिखते हैं कैपिटल टी, तो ये जीन है जब फैक्टर है, अगर हम ये लिखते हैं तो ये जीन है जब फैक्टर है। पर जब ये दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को कंट्रोल करने वाली जीन्स जो हैं, जब फैक्टर्स हैं मेंडल के मुताबिक, ये इकट्ठे हो जाते हैं, सो दे कम टुगेदर, तो हम लोग इनको अलील्स बोलते हैं फिर, देन दे आर कॉल्ड एज अलील्स। ये हम लोग डेफिनेशन कर चुके हैं। सो पेयर ऑफ फैक्टर्स yeah, so then controlling contrasting traits are called as, contrasting word पता ही आपको, opposite बिल्कुल, tall, dwarf, black, blue, ठीक है, so are called as alleles। तो ये भी फाइंडिंग हो गई। अब रेसिप्रोकल क्रॉस के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम है F1 में भी और F2 में भी, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद नो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड्स इन द F1 हाइब्रिड, कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इकट्ठे हो गए, तो ऐसा नहीं है कि ये इंटरमीडिएट हाइट वाला यंग वन आ गया।
सो इट इज ईदर टॉल, सो और इट इज, सो इट मे बी, सो अगर स्मॉल टी हो तो ड्वार्फ। तो देन सो इट इज द कैपिटल, दिस F1 हाइब्रिड में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं है चीज़ की। देन उसके बाद F2 फिनोटिपिक रेशो 3:1 है, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 है। आप कोई भी करेक्टर ले लो, हमने एक लिया था हाइट, उसके दो ट्रेड्स लिए थे हमने, टॉल एंड ड्वार्फ। तो अब आप मान लो कि शेप ऑफ द सीड लेते हो राउंड एंड रिंकल्ड वाली, तो उसमें भी यही आएगा। आप अगर कलर ऑफ द सीड लेते हैं येलो एंड ग्रीन, तब भी वही आएंगे रिजल्ट्स में। तो 7 के 7 करेक्टर्स के लिए सेम। देन व्हेन टू अलील्स कम टुगेदर, तो उनमें से, सो ये दो अलील्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनमें से एक जीन जो है अपना एक्सप्रेशन देती है। तो जो देती है उसको डोमिनेंट अलील बोला गया, और जो एक्सप्रेस हो जाती है, जो नहीं दे पाती है इसकी प्रेजेंस में, अकेले तो वो दे सकती है पर इसकी प्रेजेंस में वो अपना कैरेक्टर नहीं दे पा रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसेसिव अलील। तो ये थी फाइंडिंग्स मेंडल की, और इन सारी फाइंडिंग्स के बेस पे 2 जनरल लॉज जो है, 2 जनरल रूल्स कह लो बनाए गए, जिनको आज हम प्रिंसिपल्स या लॉज कहते हैं। ठीक है, तो वो लॉज जो है 2 हमने करने हैं अब। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 2 लॉज जो है हम लोग अभी करेंगे। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉज ऑफ मेंडल जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर सिर्फ बेस्ड है। तो एक तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों नेम्स इसके हैं। अब सबसे पहले करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, विच इज वेरी सिंपल। हम लोग पहले भी उसकी फाइंडिंग्स में भी लिख चुके हैं उसको, लास्ट पॉइंट को, वही है ऑलमोस्ट। तो क्या है, मेंडल कैसे इसको स्टेट करता है कि सबसे पहले तो मेंडल ने वही कहा कि भी फॉर ईच कैरेक्टर देयर आर ए पेयर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो एक जो फैक्टर है वो एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, दूसरा जो दूसरे ट्रेट को कंट्रोल करता है। तो ये फाइंडिंग्स में हमने किया, वो इसमें भी आप लिख सकते हो दो दो पॉइंट्स में। तो पर मेन जो है वो क्या है कि मेंडल स्टेट्स दैट, सो व्हेन ए पेयर ऑफ अलील्स, ठीक है, पेयर ऑफ अलील्स जैसे, सो मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, से हम लोग एग्जाम्पल जो लेते हैं, तो उसमें से कैपिटल टी स्मॉल टी, सपोज ए पेयर ऑफ अलील्स कम टुगेदर इन ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला इंडिविजुअल है, तो इसको हम लोग हेट्रोजाइगस ही तो बोलेंगे ना। ठीक है, सो ये हेट्रोजाइगस है क्योंकि कैपिटल टी कैपिटल वाला टी वाला होमोजाइगस है, स्मॉल टी वाला भी होमोजाइगस है, तो ये हेट्रोजाइगस है। तो किसी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में, मतलब जो हाइब्रिड इंडिविजुअल है, उसमें जब 2 अलील्स इकट्ठी होती हैं, ठीक है, कम टुगेदर, देन वन ऑफ द अलील्स, जैसे से कैपिटल टी, ठीक है, सो इज एबल टू एक्सप्रेस इट्स ट्रेट, अपना ट्रेड जो है प्रोड्यूस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर, सो दैट वन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट अलील। ठीक है, उसको डोमिनेंट अलील कहा जाता है। एंड द वन विच इज अनएबल टू एक्सप्रेस इट्स ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील, जो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाई, जो अपना ट्रेट नहीं दे पाई इसकी प्रेजेंस में, अगर ये है तो नहीं दे पाई, तो देन इट इज कॉल्ड एज रिसेसिव अलील। तो ये बन गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, बस सो सिंपल। सो अगेन मैं बोल देती हूँ, सो व्हेन ए पेयर ऑफ अलील्स कम टुगेदर इन ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, या आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट में, सो से कैपिटल टी स्मॉल टी, so then one allele is able to express its trait and is called as dominant allele. So ये आ गया हमारा, so dominant allele. So the other allele which is unable to express its trait in the presence of dominant allele is called as so recessive allele. ठीक है, तो इसको हम लोग so बोलेंगे recessive allele. तो this is law of dominance. तो अब इसमें क्या है कि एक ही ट्रेट आएगा F1 में। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल की टॉल एंड डवाफ वाली, तो F1 क्या आए थे, टॉल, मतलब दोनों नहीं आए, टॉल एंड डवाफ नहीं आए, सिर्फ एक आया, सो टॉल। सो ओनली वन ट्रेट, कोई भी जो आप क्रॉस लोगे तो उसमें जो डोमिनेंट पेरेंट वाला करेक्टर है वही आएगा। ठीक है, ट्रेट आएगा। तो ओनली वन ट्रेट अकर्स इन द F1 एंड बोथ द ट्रेट्स, जैसे हमने टॉल एंड डवाफ वाला लिया तो दोनों ही टॉल एंड डवाफ आ गए इन द F2 जनरेशन। आप कोई भी क्रॉस लोगे 7 करेक्टर्स के इसके, तो हर एक में ऐसा होगा, F1 में डोमिनेंट पेरेंट के साथ सारे के सारे रिजेंबल करेंगे, और F2 में दोनों के दोनों पेरेंट्स के जो ट्रेट्स हैं वो आ जाएंगे। सो और रेशो आपको पता ही है 3:1। ठीक है, सो एंड जीनोटिपिक रेशो जो है वो 1:2:1, फिनोटिपिक रेशो 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। तो अब आपको करना क्या है, इसको अगर ये आ जाता है मान लो 3 मार्क्स क्वेश्चन,
तो अगर तो सिर्फ स्टेटमेंट आती है 1 नंबर 2 नंबर की, तो सिर्फ स्टेटमेंट लिख दो आप। और अगर आपको एक्सप्लेन करना आता है तो आपने क्या करना है, सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सो जो हम लोगों ने पहले मेंडल के एक्सपेरिमेंट में किया, सो यू हैव टू टेक द सो राइट पेरेंट, देन सो प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, देन जीनोटाइप्स लिख के उनका जो क्रॉस F1 F2 वो सारा जो चेकर बोर्ड बना के तो वो सारा कंप्लीट कर देना है। अब आपको एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा सा, तो आपको एक्सप्लेन करने में उसमें एग्जाम्पल में यही करना है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t brought together and capital T express is able to express itself and is a small t is unable to express itself in the F1 hybrid. So therefore the phenotype is tall, ठीक है, similar to the parent. तो F2 में, so now when selfing between the F1 individual done, so then in the F2 tall and dwarf produced in the 3:1 ratio in the phenotypic ratio, and genotypic genotypes capital T 1, capital T small t 2 and small t 1, 1:2:1, तो वो आपने एक्सप्लेन करना है उसको, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद हम लोग पहुंचे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सो देन ये लॉ क्या कहता है, तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं पहले, तो इसी को ही कंटिन्यू करने के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो अब हमने जो क्रॉस मोनोहाइब्रिड बनाया था, तो उसमें टॉल को क्रॉस किया था हमने विद द डवार्फ, राइट। सो टॉल वाज क्रॉस्ड विद द डवार्फ कैपिटल T इट वाज प्योर टॉल, एंड देन सो दिस इज स्मॉल t। उसके बाद फिर जो F1 आए, यहाँ पे मैं गैमेट्स वगैरह नहीं बना रही हूँ, तो वो था कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। तो यहाँ से अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो शुरू होता है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन ए पेयर ऑफ alleles are brought together in a heterozygous individual, so this is heterozygous individual, so when a pair of alleles are brought together in a heterozygous individual, then आगे जब हम इसकी सेल्फिंग करते हैं, ठीक है, सेल्फिंग करते हैं हम लोग, तो कैपिटल T एंड स्मॉल t को क्रॉस करते हैं कैपिटल T स्मॉल t के साथ, मतलब टॉल को टॉल के साथ ही F1 जो इंडिविजुअल्स हैं उनको क्रॉस करते हैं, तो गैमीट्स क्या बनते हैं, कैपिटल T स्मॉल t। तो इसमें भी ऐसे ही बनते हैं कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। तो ये बनते हैं। तो अब ये क्या कहता है लॉ कि व्हेन ए पेयर ऑफ alleles are brought together in a heterozygous individual during gamete formation, जब गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट फॉर्मेशन बोथ द alleles get separated from each other independently, मतलब दोनों जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंटली, कोई हिंड्रेंस नहीं, बीच में कोई रुकावट नहीं, एकदम सेपरेट हो जाती हैं, विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जो गैमीट्स बनेंगे उनमें 50% गैमीट्स में एक अलील जाएगी, ठीक है, उस करेक्टर की। जैसे हमारा जो यहाँ पे करेक्टर है वो हाइट है, ठीक है, करेक्टर इज हाइट, तो हाइट करेक्टर जो है उसकी एक अलील जो है वो इधर जाएगी, और एक अलील चाहे वो रिसेसिव ही हो पर अलील तो है ना, तो वो जाएगी दूसरे 50% जो गैमीट्स हैं उनमें ये जाएगी। 50% विल गेट द डोमिनेंट अलील एंड 50% विल गेट द रिसेसिव अलील। मतलब कोई गैमीट ऐसे तो नहीं है ना, देखो कि मान लो कि दोनों सेपरेट ही नहीं हुई, जब म्योसिस हुई, गैमीट्स बनते हैं तो म्योसिस होती है ना जब, तभी बनते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बना के दिखाया था कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इस तरह से, सो दिस इज वन क्रोमोसोम एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम, तो यहाँ पे कैपिटल T है और यहाँ पे स्मॉल t है, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t। तो अब जब स्पिंडल्स बनेंगे तो ये स्पिंडल्स से जुड़ जाएंगे, तो ये क्रोमोसोम कैरिंग कैपिटल T विल गो टू द वन गैमीट एंड दिस क्रोमोसोम कैरिंग द स्मॉल t विल गो टू द अनदर गैमीट। तो इसको हम लोग कहते हैं डिसजंक्शन हो गई है, ठीक है। सो दिस इज डिसजंक्शन, ठीक है, इसको डिसजंक्शन बोला जाता है। तो पर समटाइम्स एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है, कोई कारणों से, यूवी रेडिएशंस की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, तो कई बार ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, देन दे गो टुगेदर टुवर्ड्स वन साइड, तो वो एक ही गैमीट में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आगे हम ह्यूमन डिसऑर्डर्स में करेंगे। तो ये मान लो ऐसे हो कि कैपिटल T एंड स्मॉल t, ठीक है, इकट्ठे चले गए, तो दूसरे बाकी जो गैमीट्स हैं वो खाली रह गए, उनमें कुछ भी नहीं गया,
मतलब जो टॉल हाइट करेक्टर है उसकी कोई अलील ही नहीं गई उसमें। तो मेंडल कहता है ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। सो हमेशा ये जो जीन्स हैं ये सेपरेट होती हैं, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी रुकावट के ये सेपरेट होती हैं, सो ईच गैमीट रिसीव्स one allele, whether it is dominant or it is recessive, yeah, of that character. Yeah, so when come together during the gamete formation, both alleles get separated independently from each other, so that each gamete receives one allele of that character. Why I have written that character? Because we are taking one character only. क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस के ऊपर है, तो हम लोग एक ही करेक्टर ले रहे हैं। तो उस करेक्टर जो भी आप ले रहे हो करेक्टर 7 में से, तो उस करेक्टर की एटलीस्ट एक अलील हर गैमीट में जाएगी। एक में डोमिनेट जाएगी, दूसरे में रिसेसिव जाएगी, मतलब 50% में डोमिनेट, 50% में रिसेसिव। तो इसको जो सेपरेट होना उसको सेग्रीगेशन कहते हैं। सेग्रीगेशन में सेपरेट होना, क्योंकि गैमीट्स में एक अलील गई है हर करेक्टर की, तो इसलिए कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो दिस इज द रीजन कि ये नेम है। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें भी अब अगर आपको आता है ये क्वेश्चन लिखना, तो इसमें भी आगे आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना पड़ेगा बाय टेकिंग वन एग्जांपल, कोई भी एक करेक्टर लेके, और उसको फिर यहाँ से ही आप एक्सप्लेन करना शुरू करोगे, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद एक्सप्लेन करना है। तो आपको इन द अबव एग्जांपल, सो व्हेन कैपिटल टी स्मॉल टी केम टुगेदर, देन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन capital T separated from the small t independently, so and two types of gametes are produced, 50% with capital T and 50% with small t. So this is purity of gametes or law of segregation.